ऊष्मा स्थानांतरण में क्या चल रहा था अपना बताओ। समांतर क्रम वाला करवा दिया ना। और समांतर क्रम के साथ साथ अपना उत्सर्जन क्षमता भी हमने आपको लिखवा दी थी। उत्सर्जन क्षमता क्या होती है? किसी तल के द्वारा एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जन का मतलब समझ रहे हैं ना, ऊष्मा को बाहर की तरफ फेंकना। ठीक है, तो उसे हम क्या क्या कहते हैं? उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, फॉर्मूला था, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला था Q/AT। मात्रक अगर ना लिखा हो तो मात्रक लिख लो। इसका मात्रक जूल बटे मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसका मात्रक जूल बटे मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है। इसका मात्रक जूल बटे मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है, या जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है। ठीक है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है। ठीक है, और एक बात और सुनो, जूल बटे सेकंड को हम वॉट भी लिख सकते हैं। समझ ना, पढ़ा है ना, 6 वाट, 7 वाट का बल्ब, 8 वाट का बल्ब, 10 वाट का, इस तरह से। वाट का मतलब होता है जूल बटे सेकंड। ठीक है, तो जूल बटे सेकंड को अगर वाट लिख दोगे तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी हो सकता है, या फिर वाट प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। वाट प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। वाट प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। हेडिंग लिखो, तल की अवशोषण क्षमता। ये उत्सर्जन क्षमता थी, अब लिखो अवशोषण क्षमता। तल की अवशोषण क्षमता। तल की अवशोषण क्षमता। तल की अवशोषण क्षमता। ठीक है, तो लिखो उसमें किसी तल द्वारा किसी समय में किसी तल द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा उसी समय में उस पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी तल द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा तथा उसी समय में उस पर आपतित का मतलब आने वाली, उस पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को उस तल की अवशोषण क्षमता कहते हैं।
अवशोषण क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया? इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। लिख गया भाई? तो ऐसा है कि किसी भी तल की जो उत्सर्जन क्षमता है वो होता है अपनी एनर्जी को बाहर निकालना, और अवशोषण क्षमता का मतलब है बाहर की एनर्जी को खुद एब्जॉर्ब करना। समझ रहे ना बात को? मान लो सूर्य से रोशनी आ रही, कई सारी बॉडी गर्म हो जाती हैं, हम खुद अगर धूप में खड़े हैं तो हम भी गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमने सूर्य जो उत्सर्जित ऊर्जा कर रहा है हमने उसको अवशोषित किया है, एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब, ABSORB, इसीलिए इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उत्सर्जन को एमिशन कहते हैं या एमिटिंग, तो उसके लिए हमने ई यूज़ किया है। समझ गए ना? कोई उत्सर्जित करेगा, कोई और उसको अवशोषित कर लेगा। ठीक है? तो इन्होंने कहा कि अवशोषण क्षमता क्या है, तो हमने कहा मान लो हमारे ऊपर 10 जूल ऊर्जा आई टोटल, ठीक है, और हमने उसमें से अवशोषित कर ली 3 जूल। पूरी तो आप ग्रहण नहीं कर सकते हो। अगर सूर्य हम पे 10 जूल एनर्जी भेज रहा है, हम पूरी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बॉडी की भी कुछ क्षमता है, समझ रहे ना? 3 या 4 जूल ही ऑब्जर्व करेंगे, बाकी सबको रिफ्लेक्ट करके दूर भगा देंगे। समझ गए ना? बॉडी से टकरा कर प्रकाश किरण दूर हो जाएगी। समझ रहे ना बात को? तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि जितनी आपने अवशोषित कर ली वो ऊर्जा और जितनी टोटल ऊर्जा आई थी वो, उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अवशोषण क्षमता। समझ रहे ना बात को? वही उसमें लिखा हुआ है, किसी तल द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा। अवशोषित मतलब जो हमने एब्जॉर्ब कर ली, तो अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा और उस पर आपतित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, दोनों के अनुपात को, दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? अवशोषण क्षमता। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई? अब हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग है आदर्श कृष्णपिंड। आदर्श कृष्णपिंड अथवा कृष्ण का। आदर्श कृष्णपिंड अथवा कृष्ण का परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लिख लिया? आदर्श कृष्णपिंड अथवा कृष्ण का परफेक्टली ब्लैक बॉडी। हो गई? तो लिखो उसमें आदर्श कृष्णपिंड अथवा कृष्ण का। आदर्श कृष्णपिंड अथवा कृष्ण का वह वस्तु होती है जो अपने तल पर गिरने वाले, वह वस्तु होती है जो अपने तल पर गिरने वाले, जो अपने तल पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण का, अपने तल पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण का पूर्णतः अवशोषण कर ले, चाहे वह किसी भी तरंगदैर्घ्य का हो। पूर्णतः अवशोषण कर ले, चाहे वह किसी भी तरंगदैर्घ्य का हो। चाहे वह किसी भी तरंगदैर्घ्य का हो। चाहे वह किसी भी तरंगदैर्घ्य का हो। नीचे एक लाइन लिखो। आदर्श कृष्णपिंड के लिए अवशोषण क्षमता का मान, आदर्श कृष्णपिंड के लिए अवशोषण क्षमता का मान 1 होता है। 1। आदर्श कृष्णपिंड के लिए अवशोषण क्षमता का मान 1 होता है। ठीक है?
और लिखो, चूंकि आदर्श कृष्ण पूर्णतः अवशोषक होते हैं, चूंकि आदर्श पिंड पूर्णतः अवशोषक होते हैं, पूर्णतः अवशोषक होते हैं, अतः किरचॉफ के नियम से, अतः किरचॉफ के नियम से, अतः किरचॉफ के नियम से यह, अतः किरचॉफ के नियम से यह पूर्णतः विकिरक भी होंगे, पूर्णतः विकिरक, पूर्णतः विकिरक भी होंगे किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से पूर्णतः विकिरक भी होंगे। अर्थात जो जितना अच्छा अवशोषक होगा, जो जितना अच्छा अवशोषक होगा वह उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होगा। अर्थात जो जितना अच्छा अवशोषक होगा वह उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होगा। ठीक है। कोई भी पिंड पूर्णतः आदर्श कृष्ण नहीं है, कोई भी पिंड पूर्णतः आदर्श कृष्ण नहीं है, परंतु काजल, आंखों में लगता है ना वो, परंतु काजल और प्लेटिनम की कालिख, परंतु काजल और प्लेटिनम की कालिख, परंतु काजल और प्लेटिनम की कालिख, प्लेटिनम की कालिख को आदर्श कृष्ण माना जा सकता है, आदर्श कृष्ण माना जाता है, को आदर्श कृष्ण माना जा सकता है। हो गया। देखो बेटा, देखो अपन कहते हैं ना गर्मियों के समय पर डार्क रंग के कपड़े मत पहनो और ख़ास तौर से ब्लैक कलर के कपड़े तो बिल्कुल ना पहनो, बोलते हैं ना। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो सूर्य से आने वाली रोशनी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है और हीट होता है, और डार्क कलर के कपड़े भी, लेकिन ब्लैक कुछ ज़्यादा ही होता है। इसलिए कहते हैं हल्के रंग के कपड़े पहनो, समझ रहे ना। क्योंकि वो क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश आएगा उसको रिफ्लेक्ट करके वो दूसरी तरफ भेज देंगे, बॉडी को हीट नहीं करेंगे उतनी जल्दी, समझ गया ना। ठीक है। तो आदर्श कृष्ण वह पिंड है, कृष्ण का मतलब होता है काला, तो ब्लैक, इसलिए हमने इंग्लिश में बताया आपको कि ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो है जिसके ऊपर तुम चाहे जितना प्रकाश गिराते जाओ, चाहे जितना प्रकाश गिराओ, आप जितना प्रकाश गिराओगे उस पर वो उतना ही उसको अवशोषित करता जाएगा, समझ गए ना। तो इन्हें अपन कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडीज़। ब्रह्मांड में कई सारी ब्लैक बॉडीज़ हैं, और वो ब्लैक बॉडीज़ जो होते हैं ना, उनके ऊपर तुम चाहे इतना प्रकाश गिराओ वो एनर्जी को एब्जॉर्व करते जाएंगे। कमरे में आप रोशनी करते हो तो आपको उजेला दिखता है, अगर यही दीवारें जो ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है उसको अगर अवशोषित कर लेती हैं तो तुम्हें ब्लैक नज़र नहीं आती लाइट, समझ रहे ना बात को। क्या कर रहा, ट्यूबलाइट से लाइट आने के बाद दीवारों से टकरा रही, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही, इसलिए पूरे कमरे में उजेला बना हुआ है, समझ रहा है बात को। तो ब्लैक बॉडी क्या करती है, उसके ऊपर अगर कोई लाइट गई भी उसको एब्जॉर्व करती जाएगी। पीछे देखोगे तुम, पीछे तुम्हें कोई लाइट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसने पूरा अवशोषित कर लिया। इसीलिए इनकी जो अवशोषण क्षमता होती है वो 1 होती है। अभी हमने आपको अवशोषण क्षमता बताई थी, टोटल 10 जूल एनर्जी हमारी बॉडी पे आई, उसमें से हमने 3 जूल एब्जॉर्व कर ली बस, ठीक है। बाकी से हमने इधर उधर रिफ्लेक्ट कर दी, नहीं समझे, टकरा कर हमसे दूर चली गई, ठीक है। एब्जॉर्व हम कितनी कर पाए, केवल 3 जूल, ये हमारी अवशोषण क्षमता है। मतलब हमेशा नीचे की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब आने वाली जो ऊर्जा है वो ज़्यादा होगी, और जो हम अवशोषित करेंगे वो कम होगी। ये देखो ना, 3/10, 4/10, 5/10, ये सब जो वैल्यू है ना वो 1 से कम है बेटा। अगर 3 में 10 से डिवाइड करोगे 0.3 आएगा,
4/10 है 0.4 आएगा। समझ गए ना बात को, तो ये 1 से कम है ये। लेकिन आदर्श कृष्णपिंड ऐसा होता है उसमें जितनी ऊर्जा आई उतनी ही एब्जॉर्व करेगा। 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 100, 150 आउट ऑफ 150। तो इसे जब काटोगे तो वैल्यू बनाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आदर्श कृष्णपिंड हैं उनके लिए अवशोषण क्षमता की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 1 होती है। समझ गया ना बात को, ठीक है। और अवशोषण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, ऊपर भी जूल में है और नीचे भी जूल में है। 10 जूल आई, 10 जूल ही ग्रहण कर ली। देखो जूल से जूल कैंसिल, वैल्यू बना गई। उसका कोई मात्रक नहीं होता है अवशोषण क्षमता का। समझ आई बात कि नहीं। तो अवशोषण क्षमता क्या है, 1 होती है। किसके लिए, आदर्श कृष्णपिंड के लिए। समझ गया ना बात को, क्योंकि वो उसके ऊपर जितनी भी आप प्रकाश विकिरण गिराते जाएंगे वो उतना अच्छा, उतना ही ग्रहण करता जाएगा। एक बात और है, फिर आगे जाके एक साइंटिस्ट अपन को मिलेंगे अभी, किरचॉफ। तो किरचॉफ ने ये बोला कि जो जितना अच्छे से अवशोषण करता है एक टाइम के बाद उतना ही अच्छे से उत्सर्जन भी करता है। कहा जाता है कि जो सूर्य है, जो कि आज तुम्हें दिख रहा है कि उत्सर्जक है, बहुत समय पहले ये भी एक ब्लैक बॉडी थी। समझ ना बात को, ब्लैक बॉडी का मतलब उसने खूब भर भर के पहले तो किसी और सोर्स से, कई सूर्य हैं ब्रह्मांड में, उन सबसे विकिरण को अब एब्जॉर्व करता गया। और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि सूर्य जो है वो एक अच्छा उत्सर्जक है। इसका मतलब क्या है कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं एक टाइम के बाद वो बहुत ही अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। अवशोषक का मतलब ग्रहण करना, उत्सर्जक का मतलब एनर्जी को बाहर फेंकना, एनर्जी को उत्सर्जित करना बाहर की तरफ। समझ रहे बात को, तो वही चीज़ हम आपको बोल रहे, ठीक है। और इसके अलावा पूरी तरह से ब्लैक बॉडी कोई होती नहीं है। और लेकिन जो हमारी काजल जो आँखों में लगाते हो ब्लैक, और प्लेटिनम की काले की, इन्हें लगभग क्या माना जाता है, आदर्श कृष्णपिंड माना जाता है। क्योंकि इनके ऊपर कोई भी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश गिरे, जो ऊपर से प्रकाश करने आती हैं और इनमें भी कई तरह की तरंगें हैं। सही, आपने सुना होगा पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रो किरणें, रेडियो तरंगें, समझ, कई तरह की किरणें होती हैं और सारी किरणों को ऑब्जर्व कर लेता है। समझ है ना, मोस्टली, ठीक है। तो तब भी पूरी तरह 100% ब्लैक बॉडी नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं कि 90% तक ये एक ब्लैक बॉडी की तरह काम करते हैं। समझ गए। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है, जो अपने ऊपर आने वाले, आपतित होने वाले, आपतित का मतलब आने वाले संपूर्ण प्रकाश को या विकिरण को अवशोषित कर लें। समझ गए ना, उन्हें हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं, चाहे वो किसी भी तरंग दैर्घ्य का हो। समझ गए ना, हर प्रकाश की एक तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो। हेडिंग लिखो किरचॉफ का नियम। हेडिंग है किरचॉफ का नियम। हेडिंग है किरचॉफ का नियम। लिखो, किसी निश्चित ताप पर टेम्परेचर पर, किसी निश्चित ताप पर एक दी हुई तरंगदैर्घ्य के लिए, एक दी हुई तरंगदैर्घ्य के लिए, एक दी हुई तरंगदैर्घ्य के लिए, दी हुई तरंगदैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता, सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता, उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात नियतांक होता है, और यह
और यह उसी ताप पर आदर्श कृष्ण पिंड की और यह उसी ताप पर आदर्श कृष्ण पिंड की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। और यह उसी ताप पर आदर्श कृष्ण पिंड की और यह उसी ताप पर आदर्श कृष्ण पिंड की उसी ताप पर आदर्श कृष्ण पिंड की उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जक क्षमता के बराबर होता है। ठीक है। तो किरचॉफ का नियम क्या है कि अगर अपना टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो और उस टेम्परेचर पे मान लो किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता समझते हो ना, कितना हम उत्सर्जित कर रहे हैं प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर से, ई बराबर Q/80। और अवशोषण क्षमता आपको पता है जितनी आ रही वो जितनी हमने एब्जॉर्व करी वो, उन दोनों के रेशियो को हम अवशोषण क्षमता कहेंगे। तो किरचॉफ ये कह रहा है कि एक दिए हुए ताप पर, ठीक है, और दी हुई तरंग दैर्घ्य का मतलब है एक ही प्रकाश आ रहा है। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए परावर्तन करने आ गए, थोड़ी देर के लिए अवरक्त करने आ गए, ऐसा नहीं, क्योंकि उन दोनों की तरंग दैर्घ्य फिर अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, दी हुई तरंग दैर्घ्य का मतलब है एक ही तरंग दैर्घ्य का प्रकाश अगर आए तब जो हमारी उत्सर्जन क्षमता है यानी ई किसी तरंग दैर्घ्य पर, ई लैम्डा मतलब ई का मतलब उत्सर्जन क्षमता किसी दी हुई तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर, सफिक्स में है वो, लैम्डा इन टू में नहीं है। और अवशोषण क्षमता यानी ई लैम्डा का जो अनुपात है वो बराबर होता है उसी ताप पर आदर्श कृष्ण पिंड की उत्सर्जन क्षमता के। ये कैपिटल ई लैम्डा आपको दिख रहा है, ये है आदर्श कृष्ण पिंड की उत्सर्जन क्षमता, समझे। और ये क्या है, वस्तु की उत्सर्जन क्षमता दिए हुए ताप और तरंग दैर्घ्य पे, और यह है उसकी अवशोषण क्षमता। इसको लिखो, समझ गए ना, इसके बराबर होता है, यही है इसका नियम कि किसी वस्तु का, ये वस्तु अलग है, ये कृष्णपिंड है, तो कृष्णपिंड की जो उत्सर्जन क्षमता है वो बराबर होती है किसी भी बॉडी की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात, बस टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। ठीक है, उसी टेम्परेचर पे कृष्णपिंड के लिए देखो, उसी टेम्परेचर पे वस्तु के लिए देखो।
हो गया। ठीक है, नीचे लिख लो एक लाइन, नीचे एक लाइन लिखो। किरचॉफ के नियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई पृष्ठ किसी विशेष तरंगदैर्घ्य का किसी विशेष तरंगदैर्घ्य का अच्छा अवशोषक है, तो उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होगा। वो हमने आपको पहले बताया कि जितना अच्छा अवशोषण करोगे उतना ही अच्छा उत्सर्जन भी करोगे एक टाइम के बाद। अवशोषक है वह उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होगा। हो गया। हेडिंग लिखो जरा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव लिख लिया। इसको पॉइंट वाइज लिख लेना। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, कुछ पदार्थ एक विशेष प्रकार की दीर्घ तरंगदैर्घ्यों, दीर्घ मतलब बड़ी, एक विशेष प्रकार की दीर्घ तरंगदैर्घ्यों के ऊष्मा विकिरण का दीर्घ तरंगदैर्घ्य के ऊष्मा विकिरण का अवशोषण तो कर लेते हैं, परंतु लघु तरंगदैर्घ्य के ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते। इसे वर्णनात्मक अवशोषण यानी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वर्णनात्मक अवशोषण कहते हैं। जैसे कांच और पॉलीथीन, जैसे कांच और पॉलीथीन हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखो। सूर्य अति उच्च ताप पर होता है। सूर्य अति उच्च ताप पर होता है
एक मिनट रुको जरा। लिखो। दूसरे पॉइंट में क्या लगा, सूर्य अति उच्च ताप पर है, अतः इससे उत्सर्जित होने वाली अवरक्त किरणें, अवरक्त बाबा की लाएगा, अवरक्त किरणें लघु तरंग दैर्घ्य के होते हैं। लघु तरंग दैर्घ्य के होते हैं। थर्ड पॉइंट, ये अवरक्त किरणें वायुमंडल में से सुगमता से आर पार निकल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कांच और पॉलीथीन में से जब ये किरणें निकलती हैं तो कांच या पॉलीथीन के कमरों रूम्स या हाउस, कांच या पॉलीथीन के कमरों में रखे पौधों द्वारा इन किरणों का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है। इन किरणों का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है। इन किरणों का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है। इन किरणों का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है। इन किरणों का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रात के समय पौधों का ताप कम हो जाता है। रात के समय पौधों का ताप कम हो जाता है। रात के समय पौधों का ताप कम हो जाता है। पौधों का ताप कम हो जाता है और तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। और तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। इस कारण अब पौधों के द्वारा उत्सर्जित विकिरण
इस कारण पौधों के द्वारा उत्सर्जित विकिरण कांच या पॉलीथीन की दीवारों से बाहर नहीं निकल पाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार अंदर का माहौल सर्दियों में नहीं, इस प्रकार कमरे के अंदर का ताप सर्दियों में अधिक रहता है। और पौधों पर सर्दी का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और बादल परावर्तक का कार्य करते हैं और पृथ्वी को रात के समय गर्म रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और मीथेन ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और मीथेन ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। लिख गया भाई। देखो ऐसा है, आपने देखा होगा नर्सरी वगैरह जो होते हैं, कभी जाओ अगर तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कांच के बॉक्स रहते हैं बड़े बड़े, और उनमें पेड़ पौधों को उगाया जाता है, ख़ास तौर से सर्दियों के टाइम पे। ठीक है, होता क्या है कि जब टेम्परेचर हाई रहता, तरंग दैर्घ्य कम होती है, लैम्डा। तरंग दैर्घ्य है क्या, देखो प्रकाश किरण इस तरह से चलती है आगे। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एक चक्र कहलाता है। फिर यहाँ से दूसरा चक्र, फिर यहाँ के बाद तीसरा चक्र। तो एक चक्कर में जो इधर से इधर तक की दूरी है, ये तरंग दैर्घ्य होती है एक्स अक्ष पे। समझ गए ना, एक्स अक्ष पे जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चली इसने, वो कहलाती है तरंग दैर्घ्य। तो जब टेम्परेचर हाई रहता है तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है। समझ रहे? तो क्या होगा, अब जानते हो कि कांच ठोस है, इसके अणु एकदम पास होते हैं, अणुओं के बीच में जगह है बहुत कम, और प्रकाश किरण को जाने अंदर। तो हमने टेम्परेचर कर दिया हाई, टेम्परेचर हाई होगा, तरंग दैर्घ्य अपने आप कम हो जाएगी, तो ये किरण जो है वो पतली हो जाएगी इस टाइप से, ऐसी। जो तरंग दैर्घ्य थी वो बहुत ही कम हो जाएगी। समझ रहे बात को? तो दोनों अणुओं के बीच से भी
आसानी से किरणें निकल के इस तरफ से इस तरफ निकल जाएंगी। लेकिन जब वो अवरक्त किरणें यहाँ से यहाँ निकलेंगी सूर्य से आने वाली, तो ये जो अंदर के पेड़ पौधे हैं ना, ये भी तो ऊष्मा का अवशोषण करेंगे क्योंकि उनका टेम्परेचर कम है, सर्दियों के दिन है, और वो जो किरण आ रही है वो गर्म है। तो कैलोरीमिति के सिद्धांत से ये लोग अपने आप को गर्म कर लेंगे। ठीक है, दिन भर ऐसे ही होता रहा, किरणें आती रहीं कई सारी, टेम्परेचर हाई था, लैम्डा कम था, तो ये जो कांच है वो अपने अंदर उन किरणों को लेता रहा। ठीक है, फिर पेड़ पौधे गर्म होते रहे। लेकिन जब शाम का समय आया, ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया डाउन और लैम्डा हो गई ज़्यादा। तो हुआ क्या कि अब ये जो पेड़ पौधे थे ना, उनने भी अच्छी खासी मात्रा में ऊष्मा को एब्जॉर्व कर लिया था। अब वो भी इमिट करते, अगर वो इमिट करते तो वो तो किरणें बाहर निकल जाती। लेकिन हमें अंदर का माहौल गर्म रखना है ताकि पेड़ पौधे जो हैं उन पर ठंड का प्रभाव ना हो। अगर ज़्यादा सर्दी बढ़ जाए ना तो पेड़ पौधों की नसें भी फट जाती हैं, पेड़ पौधे, समझ रहे हैं ना बात को, ख़राब हो जाते हैं पेड़ पौधे। तो क्या होगा, क्योंकि पेड़ पौधों की नसों में भी जल का संचार होता है, समझ रहे हैं ना बात को, और खाने का भी, जाइलम फ्लोएम बोलते हैं उन्हें। तो समझ रहे ना बात को। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि जो उत्सर्जन अगर करते तो वो बाहर निकल जाती। लेकिन हुआ ये कि टेम्परेचर हो गया कम और लैम्डा हो गया ज़्यादा। तो अब क्या होगा, प्रकाश किरण निकलेगी तो, लेकिन टकरा कर फिर अंदर पहुंच जाएगी। क्यों? बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले जो प्रकाश किरण है उनको कांच बाहर नहीं जाने देता। आप समझ रहे हैं? पहले तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो लैम्डा कम था, किरणें आ रही थी, जा रही थी, बाहर निकल रही थी, सब हो रहा था, समझ गए ना, कांच नहीं रोक रहा था। लेकिन अब टेम्परेचर डाउन हो गया और लैम्डा हो गई ज़्यादा, तरंग दैर्घ्य बढ़ गई। अब उसके अणुओं के बीच में इतनी जगह ही नहीं है कि वो उन्हें बाहर जाने दे, तो प्रकाश किरण अंदर ही अंदर टकराती रहेगी। समझ आ रही बात कि नहीं? और इस तरह से अंदर का माहौल होता रहेगा गर्म। इन्हें अपन कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी तरह वायुमंडल में भी, जो हमारे वायुमंडल है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो CH4 है और जो बादल हैं, जलवाष्प, वो क्या करते हैं, जब दिन का समय होगा 12-1 बजे का तो टेम्परेचर ज़्यादा है, लाइट आ रही, उसको अंदर आने दे रहे हैं धरती पे। ठीक है, लेकिन जब शाम का समय हो रहा था, जब वही किरण वापस लौट रही तो उसको वापस नहीं जाने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसे करते हैं, ज़्यादा बड़ी तरंग दैर्घ्य को पार नहीं जाने देंगे। कम तरंग दैर्घ्य थी तो आने दिया था, लेकिन अब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो उनकी तरंग दैर्घ्य बढ़ गई, अब उनको बाहर नहीं आने देंगे। तो इस तरह से पृथ्वी का माहौल जो है वो गर्म बना रहता है सर्दियों के टाइम पे भी शाम को। अब सर्दियाँ इतनी ज़्यादा होंगी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन गर्मियों में तो देखा ही होगा, हीट बनी रहती है। समझ रहे हैं ना बात को?